जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी और आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के लिए एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग आरआरबी एनटीपीसी का जो पहले फेज से लेकर के पांचवें फेज तक का एग्जाम हुआ है उसमें पूछे गए जीके और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को डिस्कस कर रहे थे। उसी क्रम में आज ये हमारा चौथा वीडियो होगा। इससे पहले के जो 3 वीडियो हैं उनकी लिंक आपको ऊपर के आई बटन पर मिल जाएगी, तो अगर आप लोग चाहें तो वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। बाकी जो इस वीडियो की पीडीएफ फाइल है वह आपको टेलीग्राम चैनल केवी गुरुजी के ऊपर मिल जाएगी, तो वहां से आप इसके पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो की हम लोग शुरुआत करें उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि 5 अप्रैल से हमारी जो स्पेशल क्लासेज होती हैं अनअकैडमी के ऊपर उसकी भी शुरुआत होने वाली है। तो अगर आप लोग करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके की अच्छे ढंग से तैयारी करना चाहते हैं तो नीचे आपको मेरी प्रोफाइल का लिंक मिल जाएगा, उसके ऊपर क्लिक करके आप मुझे अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के ऊपर फॉलो जरूर कर लें। इन क्लासेस की खास बात यह होती है कि आप डायरेक्टली मेरे साथ यहां पर इंटरेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा सभी क्लासेस की डिटेल फॉर्मेट में पीडीएफ भी आपको यहां पर मिलती है। तो नीचे आपको मेरी प्रोफाइल का लिंक मिलेगा, उसके ऊपर क्लिक करके आप इसमें इनरोल जरूर कर लें। इसके साथ साथ अगर आप लोग रेलवे एग्जाम की एक सिस्टमैटिक वे में तैयारी करना चाहते हैं तो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के ऊपर आप सिंपली मेरा कोड KV10 यूज करके इस पे कोई भी कोर्स को खरीद सकते हैं। और अगर आप कोड यूज करेंगे KV10 तो इससे आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न कि फलों का जो स्वाद होता है वह इनमें से किस शर्करा के कारण मीठा होता है। तो आसान सा प्रश्न है आपके बायोलॉजी का। यह होता है फ्रैक्टोज के कारण। किसके कारण? फ्रैक्टोज के कारण जो हमारे फलों का स्वाद होता है वह आपका मीठा होता है। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि वोल्ट मीटर से किसको नापा जाता है। तो जो हमारा विभवांतर होता है इसी को हम लोग वोल्ट मीटर की सहायता से मेजर करते हैं। और आविष्कार किसने किया था? तो क्रिश्चियन और स्टेट के द्वारा वोल्ट मीटर का यहां पर आविष्कार किया गया था। अगला प्रश्न कि सिंधु घाटी सभ्यता में मनके बनाने का जो कारखाना है वह कहां पर मिला था। तो मनके बनाने का जो कारखाना है वह आपके चन्हूदड़ो और जो आपके गुजरात में लोथल है वहां से ये मिला था। अब सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं तो यहां से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं। तो इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि किस स्थान से कौन से चीजों की प्राप्ति यहां पर हुई थी। जैसे कि अगर हम लोग मोहनजोदड़ो की बात करते हैं तो विशाल स्नानागार, अन्नागार, सबसे बड़ी ईंट, कांसे की नर्तकी, कुबड़ वाले बैल की मोहर, ये सारे आपके मोहनजोदड़ो से मिली थी। हड़प्पा की बात करते हैं तो तांबे का पैमाना, केस पैमाना, गेहूं और जौ के अवशेष ये आपके हड़प्पा से मिले थे। उसी प्रकार से हम बनवाली की बात करते हैं तो नवपाषाण, ताम्रपाषाण के भी अवशेष यहां से मिले थे। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं कालीबंगन की तो चूड़ियों के, जूते खेत के साच ये सारे आपके मिले थे कालीबंगन से। लोथल जो आपका गुजरात में है ये सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह भी रहा था। अच्छा, ये बनवाली नहीं है, ये आपका है रोपण जो कि मिलेगा आपको पंजाब में, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। बाकी लोथल की बात करते हैं तो चावल के साथ हो गए, मम्मी के साथ हो गए, हाथी दांत का पैमाना हो गया, इवल समाधान हो गया, तो ये सारे आपके मिले थे लोथल में। तो ये चीजें आपको यहां पर बिल्कुल याद रखनी है क्योंकि इनसे कई बार एनटीपीसी ने प्रश्न पूछा हुआ है। अगला प्रश्न कि किडनी के किस इकाई के द्वारा रक्त को यहां पर छाना जाता है। तो जो हमारा वृक्काणु होता है जिसे हम लोग नेफ्रॉन के नाम से जानते हैं उससे यहां पर रक्त को छाना जाता है। याद रखिएगा ये जो हमारा नेफ्रॉन होता है वह किडनी की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई भी होती है। अगला प्रश्न पूछा गया कि इनमें से कौन सा आंख का भाग नहीं है, यानी कि जो हमारी आईज होती हैं उनमें ये कौन सा इसका पार्ट नहीं है। तो आपको याद रखना है कि आई के कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो जैसे हमारा आइरिस हो गया, रेटिना हो गया, प्यूपिल है, कॉर्निया है, स्क्लेरा है, कंजक्टिवा है, तो ये सारे हमारे आंखों के भाग होते हैं। फिर प्रश्न पूछा गया कि चार्ल्स बेबेज के द्वारा विकसित पहले कंप्यूटर का नाम क्या था। तो याद रखिएगा इसका नाम है एनालिटिकल इंजन। क्या नाम है? एनालिटिकल इंजन इसका नाम है। और 1833 में चार्ल्स बेबेज के द्वारा इसको बनाया गया था। फिर प्रश्न पूछा गया कि पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था। कम से कम 5 से 6 बार पानीपत के पहले युद्ध से प्रश्न पूछा गया है। तो याद रखिएगा 21 अप्रैल 1526 को यह युद्ध हुआ था। किसके बीच में हुआ था? तो बाबर जो कि मुगल साम्राज्य का संस्थापक था और लोदी वंश के आखिरी शासक इब्राहिम लोदी के बीच में यह युद्ध हुआ था। और इसी युद्ध में जीतने के बाद में हमारे यहाँ पर मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी थी। पानीपत के द्वितीय युद्ध से भी कई बार प्रश्न पूछा गया है। याद रखिएगा ये जो युद्ध है 5 नवंबर 1556 को हुआ था। कब? 5 नवंबर 1556 को। किसके बीच में हुआ था? तो सम्राट हेमू जिन्हें हम लोग हेमचंद्र विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं उनके और अकबर का जो संरक्षक था बैरम खान उसके बीच में यह युद्ध हुआ था।
अच्छा, एक प्रश्न और पूछा जा चुका है कि तुगलमा युद्ध जो नीति होती है उसका प्रयोग किसने किया था? तो याद रखिएगा, बाबर के द्वारा पानीपत के पहले युद्ध में तुगलमा युद्ध पद्धति का यूज किया गया था। पानीपत के अगर हम लोग तृतीय युद्ध की बात करते हैं, यानी कि जो थर्ड वार हुआ था, ये आपका 14 जनवरी 1761 को हुआ था। किसके बीच में हुआ था? तो अहमद शाह अब्दाली और उस समय जो मराठा किंग थे सदाशिवराव भाऊ, इनके बीच में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। तो तीनों युद्ध के बारे में आपको यहां पर याद रखना है। अगला प्रश्न कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली असेंबली पर बम क्यों फेंका था? तो इनके द्वारा जो बम फेंका गया था वह ट्रेड डिस्प्यूट और पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में फेंका गया था। कब फेंका गया था? तो डेट आपको याद रखनी है, 8 अप्रैल 1929 को इनके द्वारा बम फेंका गया था और बाद में इनको यहाँ पर सजा सुनाई जाती है फांसी की, और फाइनली जाकर के 23 मार्च 1931 को यहां पर इनको फांसी की सजा होती है। प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस की इकाई क्या होती है? तो इसकी इकाई होती है ओम। किसकी? जो हमारा प्रतिरोध होता है उसकी इकाई होती है ओम। अगला, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो कई बार एनटीपीसी ने यह प्रश्न पूछा है। आसान सा प्रश्न है। जो हमारे कान में स्टेफीज नाम की हड्डी होती है वह मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। सबसे बड़ी की अगर हम लोग बात करते हैं तो वह आपका फीमर होता है, जो कि आपको मिलेगा मानव के जांघ में। कहां पर? मानव के जांघ में आपको फीमर नाम की हड्डी मिलेगी। अच्छा, सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? तो यह भी पूछा जा चुका है। तो याद रखिएगा, जो हमारा जबड़ा होता है वह हमारे शरीर की सबसे मजबूत हड्डी होती है। अगला प्रश्न कि कमरे के तापमान पे कौन सी धातु द्रव अवस्था में रहती है? बहुत ही आसान सा प्रश्न है, ये आपका हो गया मरकरी। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि सी प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज है इसका विकास किसने किया था? तो इसके अगर हम लोग विकास की बात करते हैं तो डेनिस रिची के द्वारा इस लैंग्वेज का विकास किया गया था। अच्छा, एक हमारी C++ भी है, तो इसका जो विकास है वह जॉर्ने स्ट्रूप के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? जॉर्ने स्ट्रूप के द्वारा C++ लैंग्वेज को डेवलप किया गया था। अगला प्रश्न कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी रही थी? तो 1917 में एनी बेसेंट कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष रही थी। इसके अलावा अगर हम लोग पहली भारतीय अध्यक्ष की बात करते हैं, यानी कि पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये थी सरोजिनी नायडू। और कब थी सरोजिनी नायडू? ये आपको नीचे कमेंट में बताना है। अगला प्रश्न कि कैल्शियम कार्बाइड का अन्य नाम क्या होता है? तो कैल्शियम कार्बाइड की अगर हम लोग बात करें तो इसका फार्मूला होता है CaO। क्या होता है? CaO इसका फार्मूला होता है। इसे हम लोग क्विक लाइम के नाम से या फिर बिना बुझे हुए चूने के नाम से भी जानते हैं। तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा बेकिंग सोडा ऑलरेडी पूछा जा चुका है, जिसे हम लोग NaHCO3 के नाम से जानते हैं, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से जानते हैं। जिप्सम की बात करते हैं तो CaSO4.2H2O, ये आपके जिप्सम का फार्मूला होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करते हैं तो CaSO4.1/2H2O, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला होता है। कास्टिक सोडा NaOH हो गया। इसी प्रकार से चूना पत्थर की बात करते हैं या फिर हम लोग चौक की बात करते हैं तो CaCO3 इसका फार्मूला होता है। वैसे केमिस्ट्री के जो हमारे सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उनकी सीरीज में जल्दी शुरू करने वाला हूं। ये एक बार NTPC CBT 1 का एग्जाम समाप्त हो जाए उसके बाद में इसी महीने हम लोग केमिस्ट्री की एक बहुत ही शानदार सीरीज की शुरुआत करने वाले हैं। अगला प्रश्न कि काला पानी किस जेल का दूसरा नाम है? तो जो आपको अंडमान और निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में जेल मिलेगी, जिसे हम लोग सेलुलर जेल के नाम से जानते हैं, ये हमारे काला पानी जेल का अन्य नाम था। तो काला पानी की सजा अंग्रेजों के द्वारा दी जाती थी। बिलियन में हाइड्रोजन की जो सांद्रता होती है उसको मेजर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये आपका होता है pH मान। क्या होता है? pH मान। जीवों की कोशिकाओं में बिना ऑक्सीजन श्वसन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसे हम लोग एनएरोबिक रेस्पिरेशन के नाम से जानते हैं। किस नाम से? एनएरोबिक रेस्पिरेशन, यानी कि जिसमें आपका ऑक्सीजन उपस्थित ना हो। अगला प्रश्न कि भारत में सबसे बड़ी विजय प्रतिमा कौन सा है? तो ये आपका है विजय स्तंभ, जो कि आपको मिलेगा चित्तौड़गढ़ में। किसके द्वारा बनवाया गया था? तो मेवाड़ के राजा थे राणा कुंभा, इनके द्वारा 1440 से 48 के बीच में इसका निर्माण करवाया गया था। सेंधा नमक का अन्य नाम क्या होता है, जिसे हम लोग व्रत वगैरह में खाते हैं? तो इसका नाम होता है हाइलाइट। क्या नाम होता है? हाइलाइट इसका नाम होता है। बाकी जो हमारा साधारण नमक होता है उसका फार्मूला होता है NaCl। अगला प्रश्न, चार मीनार के निर्माता कौन थे? तो चार मीनार की अगर हम लोग बात करते हैं तो मोहम्मद कुतुब शाह के द्वारा 1591 में इसका निर्माण करवाया गया था। कहां पर बना है? तो ये आपके हैदराबाद में बना हुआ है। इसके अलावा आपको इसके वास्तुकार का नाम याद रखना है, मीर मोमिन अस्त्रवाड़ी। क्या नाम है? मीर मोमिन अस्त्रवाड़ी। इनके द्वारा चार मीनार को डिजाइन किया गया था। अगला प्रश्न कि इनमें से किसे कोशिका का पावर हाउस कहते हैं? तो आसान सा प्रश्न है, कोशिका का पावर हाउस होता है माइटोकॉन्ड्रिया। अगला प्रश्न,
प्लेटलेट्स, WBC यानी कि व्हाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल किस द्रव में पाए जाते हैं? तो ये सारे हमारे ब्लड के पार्ट होते हैं और ये आपको मिलेंगे प्लाज्मा में। किसमें? प्लाज्मा में आपको प्लेटलेट्स, WBC और RBC देखने को मिलेंगे। नगर पालिका का जो सदस्य होता है उसके लिए यहाँ पर न्यूनतम आयु कितनी है? तो याद रखिएगा, नगर पालिका की अगर हम लोग बात करते हैं या फिर हम लोग ग्राम स्तर पे जो भी आपके ग्राम प्रधान वगैरह होते हैं, इनके लिए जो न्यूनतम आयु है वह होती है 21 वर्ष। कितनी है? 21 वर्ष है। इसके अलावा अगर हम लोग राज्य की विधानसभाओं की बात करें या फिर लोकसभा की बात करते हैं तो उसका सदस्य बनने के लिए एज होती है 25। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर राज्यसभा के मेंबर बनने के लिए तो वहाँ पर मिनिमम एज होती है आपके 30 ईयर। और अगर आपको किसी राज्य का राज्यपाल बनना है या फिर अगर आपको किसी भारत का राष्ट्रपति बनना है तो उसके लिए मिनिमम एज होती है 35 ईयर। अगला प्रश्न कि ध्वनि की गति डैश डैश में सर्वाधिक होती है। तो याद रखिएगा, जो हमारे साउंड की स्पीड होती है वह आपकी सबसे ज़्यादा होती है ठोस में, उसके बाद में दूसरे नंबर पे होती है द्रव में और सबसे कम जो इसकी स्पीड है वह आपको मिलेगी गैस में देखने को। अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कौन बदलता है? तो ये आपका जो रेक्टिफायर होता है वह अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में बदलता है। अगला प्रश्न कि इनमें से किस स्थान पर जंतर मंतर स्थित है? बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार ये आपके NTPC में पूछा जा चुका है। तो ये आपको कुल मिलाकर के हमारे देश में 5 स्थानों पर मिलेगा। सबसे पहले ये आपका दिल्ली में बना था, उसके बाद में बना था जयपुर में, उसके बाद में वाराणसी, मथुरा और उज्जैन में इसका निर्माण किया गया था। तो याद रखिएगा, जंतर मंतर आपको 5 स्थानों पर मिलेगा। किसने इसको बनवाया था? तो सवाई राजा जय सिंह के द्वारा जंतर मंतर का निर्माण करवाया गया था। ये आपको यहां से याद रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया कि इंडिया गेट यानी कि जो आपका ऑल इंडिया वार मेमोरियल है, इसका डिजाइन किसने तैयार किया था? तो 8 से 10 बार यहां से प्रश्न ऑलरेडी पूछा जा चुका है। याद रखिएगा, जो इसका डिजाइन है वह एडविन लुटियंस के द्वारा तैयार किया गया था। किसके द्वारा? एडविन लुटियंस के द्वारा डिजाइन बनाया गया था। इसकी जो आधारशिला है वह 10 फरवरी 1921 को रखी गई थी। इसका जो उद्घाटन है वह 12 फरवरी 1931 को किया गया था। याद रखेंगे कि इसकी ऊंचाई टोटल है 42 मीटर। और जो हमारे पहले विश्व युद्ध में 70,000 भारतीय सैनिक शहीद हुए थे, उन्हीं की स्मृति में इसका निर्माण किया गया था। और अमर जवान जो ज्योति यहाँ पर है वह आपकी 1971 के युद्ध के बाद में जलाई गई थी। तो ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न कि 1911 में जब जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी आई थी तो उस समय मुंबई शहर में किस स्मारक का निर्माण किया गया था? तो ये आपका है गेटवे ऑफ इंडिया। क्या नाम है? गेटवे ऑफ इंडिया इसका नाम है। इंडो सारासेनिक शैली में इसका निर्माण किया गया है। ऊंचाई इसकी है टोटल 26 मीटर। वास्तुकार कौन थे? तो जॉर्ज व्हिटेट इसके वास्तुकार थे यानी कि डिजाइन करता थे। आधारशिला इसकी 1913 में रखी गई थी और उद्घाटन हुआ था 1924 में। तो ये सारे पॉइंट आपको याद ही रखने हैं। बाकी अगर हम लोग जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी की बात करते हैं तो 1911 में जब ये लोग आए थे तो उसी समय दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था और उसी समय जो हमारे देश की राजधानी है वह कोलकाता से दिल्ली को शिफ्ट की गई थी। अगला प्रश्न कि आगरा का जो किला है इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण करवाया था अकबर ने। किसने? सम्राट अकबर के द्वारा 1565 से 1573 के बीच में इसका निर्माण करवाया गया था। 1983 में इसको यूनेस्को ने अपने विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी थी और ये आपके इंडो इस्लामिक शैली में बनाया गया है। अगला प्रश्न कि इनमें से किस मंदिर का निर्माण चोल वंश के शासकों के द्वारा किया गया था? तो ध्यान रखेंगे, ये आपका है बृहदरेश्वर मंदिर। कौन सा है? बृहदरेश्वर जो मंदिर है वह चोल वंश के शासकों के द्वारा बनाया गया था। इसी प्रकार से गंगईकोंडा चोलपुरम मंदिर की बात करते हैं तो राजा चोला प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। ऐरावतेश्वर मंदिर की बात करते हैं तो इसे राजा चोला प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। और ये सारे जो मंदिर आपके हैं वह तमिलनाडु में देखने को मिलेंगे। और ध्यान रखिएगा कि जो हमारा ग्रेट लिविंग चोला मंदिर है यह आपको मिलेगा तमिलनाडु में। 1987 में यूनेस्को ने इसको रिकॉग्नाइज किया था अपने वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में और इसमें आपको 3 मंदिर देखने को मिलेंगे। कौन कौन से? बृहदेश्वर का मंदिर हो गया, ऐरावतेश्वर का मंदिर हो गया और बृहदेश्वर का मंदिर हो गया तंजावुर वाला, यानी कि चोलापुरम और तंजावुर ये दोनों आपके ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल के ही पार्ट हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि उड़ीसा में जो स्थित लिंगराज मंदिर है वह किस वास्तुकला के ऊपर आधारित है? तो लिंगराज मंदिर की अगर हम लोग डायरेक्टली बात करते हैं तो यहां से लगभग 12 से 13 बार NTPC ने प्रश्न पूछा है। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा, ये कलिंगा वास्तुकला के ऊपर आधारित है। कहां पर आपको मिलेगा? तो उड़ीसा की जो राजधानी है भुवनेश्वर, वहां पर आपको ये मंदिर देखने को मिलेगा। 11वीं शताब्दी में ययाति केसरी के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं।
अगला प्रश्न कि दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये आपको मिलेगा माउंट आबू, जो कि है राजस्थान में, वहाँ पर ये मंदिर बनाया गया है। और वास्तुपाल और तेजपाल के द्वारा 1231 में ये मंदिर बनवाया गया था। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। अच्छा, अभी आपके एनटीपीसी में 1 अप्रैल या 27 मार्च वाला जो शिफ्ट था उसमें यह पूछा गया था कि दिलवाड़ा जैन मंदिर जो है वह किस भगवान को समर्पित है, यानी कि जैन धर्म के कौन से भगवान है जिनको समर्पित है। तो आपको बताना है नीचे कमेंट में वो कौन से भगवान है। हालांकि उसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बताया था। अगला प्रश्न, स्टैचू ऑफ यूनिटी का जो डिजाइन है वह किसने तैयार किया था? तो इसका डिजाइन बनाया है राम बी सुतार ने। किसने? राम बी सुतार के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कि हमारे देश के पहले डिप्टी पीएम और पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की ये प्रतिमा है। गुजरात में जो नर्मदा नदी है वहां पर साधु बेट द्वीप पर इसका निर्माण किया गया है। आधारशिला 31 अक्टूबर 2013 को रखी गई थी और 2018 में पीएम मोदी के द्वारा 31 अक्टूबर को इसका उद्घाटन किया गया था। अगला प्रश्न कि राजस्थान में जो स्थित हवा महल है वह किसकी तर्ज पर बनाया गया था? तो याद रखेंगे खेतड़ी महल जो कि आपको झुंझुनू में मिलेगा उसकी तर्ज पर इसका निर्माण किया गया था। वास्तुकार कौन थे? तो लालचंद उस्ताद इसके वास्तुकार थे। जयपुर के जो राजा थे सवाई प्रताप सिंह, उनके द्वारा 1799 में इसका निर्माण करवाया गया था। तो ये आपको इसके बारे में याद ही रखना है। अगला प्रश्न है कि अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर का जो निर्माण है किस सिख गुरु के द्वारा करवाया गया था? तो याद रखेंगे गुरु रामदास के द्वारा यहां पर सबसे पहले एक सरोवर का निर्माण करवाया गया था। चौथे गुरु थे हमारे सिख धर्म के गुरु रामदास, तो इन्होंने सबसे पहले सरोवर बनाया था। उसके बाद में जो 5वें गुरु थे अर्जुन देव, उनके द्वारा 1589 से 1604 के बीच में यहाँ पर जो आपकी स्वर्ण मंदिर है उसका निर्माण करवाया गया था। इस मंदिर के बारे में आपको ये भी याद रखना है कि इसे हम लोग हरमिंदर साहिब के नाम से जानते हैं। महाराजा रणजीत सिंह, इनके द्वारा 1809 में इसके ऊपर मार्बल और फिर इसके ऊपर कॉपर की परत चढ़ाई गई थी। 1830 में जब इसके ऊपर सोने की परत चढ़ाई जाती है तो इसका नाम हो जाता है गोल्डन टेम्पल। ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न कि अकबर के द्वारा गुजरात विजय के बाद किस शहर का निर्माण करवाया गया था? तो ये आपका था बुलंद दरवाजा, जो कि आपको मिलेगा फतेहपुर सीकरी आगरा में। तो याद रखेंगे बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया गया था 1572 से 73 के बीच में। अगला प्रश्न है कि किस शासक के द्वारा दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार परिसर में अलाई मीनार बनवाने की योजना थी? तो ये थे अलाउद्दीन खिलजी। 1311 में इनके द्वारा बनाए जाने की योजना थी। और कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद की बात करते हैं तो ये इसका प्रवेश द्वार होता है। कुतुब मीनार और जो उसके स्मारक हैं 1993 में यूनेस्को ने अपने धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया था। इसके अलावा आपको याद रखना है कि जो हमारा कुतुब मीनार है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा 1199 में इसके निर्माण की शुरुआत करवाई गई थी। इल्तुतमिश के द्वारा 1220 में इसकी 3 अन्य मंजिलों का निर्माण करवाया गया था। और फाइनली फिरोज शाह तुगलक के द्वारा 5वीं मंजिल का यहाँ पर निर्माण करवाया गया था। तो कुतुबुद्दीन, ये जो आपका कुतुब मीनार है इससे लगभग 5 से 6 बार एनटीपीसी ने प्रश्न पूछा है। सारी चीजें आपकी पूछी जा चुकी हैं, तो ये सारी चीजें आपको याद ही रखनी है। ऊंचाई कितनी है? तो 72.5 मीटर इसकी टोटल ऊंचाई है। अगला प्रश्न कि किस सल्तनत के शासकों के द्वारा खजुराहो के मंदिर का निर्माण करवाया गया था? तो ये आपके थे चंदेल वंश के शासक। कौन थे? चंदेल वंश के शासकों के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। हिंदू और जैन धर्म के आपको स्मारक यहाँ पर देखने को मिलेंगे। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में ये स्थित है और 1986 में यूनेस्को ने इसको अपने विरासत स्थलों की श्रेणी में शामिल किया था। अगला प्रश्न है कि एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं वह किस भगवान को समर्पित हैं? तो याद रखिएगा ये जो हमारी गुफाएं हैं वह भगवान शिव को समर्पित हैं। किसको? भगवान शिव को ये समर्पित है। मुंबई में जो आपका एलिफेंटा द्वीप है उसके ऊपर ये स्थित है और 1987 में यूनेस्को के द्वारा इसको अपने धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया था। तो एलिफेंटा की गुफाओं के बारे में भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न कि सांची का स्तूप किस शहर में स्थित है? तो जो आपके मध्य प्रदेश में रायसेन जिला है वहां पर आपको सांची का स्तूप देखने को मिलेगा। 3री शताब्दी में सम्राट अशोक के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। 3री शताब्दी ईसा पूर्व इसका निर्माण हुआ था और 1989 में यूनेस्को के स्थलों के रूप में इसको शामिल किया गया था। तो 2 बार एनटीपीसी ने डायरेक्टली यही प्रश्न पूछा है कि सांची के स्तूप को किस वर्ष यूनेस्को ने अपने धरोहर स्थलों में शामिल किया था? तो ये शामिल किया गया था 1989 में। हम्पी यूनेस्को स्थल किस राज्य में स्थित है? तो हम्पी की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आपको मिल जाएगा कर्नाटक में। कहां पर है? कर्नाटक में ये आपका स्थित है। जो हमारा विजयनगर साम्राज्य था जिसकी स्थापना 1336 में हरिहर और बुक्का नाम के 2 भाइयों के द्वारा की गई थी,
उसकी राजधानी थी हम्पी। तो ये आपको याद ही रखना है कि इन्हीं दोनों के द्वारा बसाया गया था। अच्छा, किस नदी के किनारे बसाया गया था? तो ये प्रश्न ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तुंगभद्रा नदी के किनारे यहाँ पर इस स्थल को बसाया गया था। अगला प्रश्न है कि कोलकाता में फोर्ट विलियम किस गांव के स्थान पर बनवाया गया था? तो फोर्ट विलियम की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर एक गांव था जिसका नाम था गोविंदपुर। तो इसी के स्थान पर यहाँ पर इसे बसाया गया था। अच्छा, किसकी याद में ये बना था? तो किंग विलियम थर्ड नाम के एक राजा थे, उन्हीं के नाम पर इसको बनवाया गया था। मनोरा का जो किला है वह किस राज्य में है? तो ये आपको मिलेगा तमिलनाडु में। कहाँ पर? तमिलनाडु में ये स्थित है। अगला प्रश्न है कि दिल्ली में जो जामा मस्जिद है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1656 में इसकी स्थापना हुई थी, यानी कि इसका निर्माण कंप्लीट हुआ था। बनवाया किसने था? तो मुगल सम्राट शाहजहां के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। ये पॉइंट आपको याद रखना है। किस स्मारक को कोलकाता का ताजमहल कहा जाता है? तो ये आप देख सकते हैं जो स्मारक है, और ये आपकी विक्टोरिया मेमोरियल के नाम से जानी जाती है। 1906 से 1921 के बीच में इसका निर्माण करवाया गया था। वास्तुकार के नाम भी यहाँ पर पूछा जा चुका है, तो विलियम एमर्सन ये जो आपका विक्टोरिया मेमोरियल है इसके वास्तुकार रहे हैं। अगला प्रश्न है ताजमहल का निर्माण कब शुरू हुआ था? तो इसका जो निर्माण है वह 1632 में शुरू हुआ था। कब? 1632 में ये शुरू हुआ था। उत्तर प्रदेश में जो आगरा जिला है वहां पर शाहजहां के द्वारा अपनी बेगम मुमताज महल की याद में इसको बनवाया गया था। 1653 में ये जाकर के आपका पूरा हो गया था। तो ये सारी चीजें आपको याद ही रखनी है। बाकी अगर हम लोग वास्तुकार की बात करते हैं तो उस्ताद अहमद लाहौरी, कौन? उस्ताद अहमद लाहौरी इसके वास्तुकार रहे थे। अगला प्रश्न, कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ये मंदिर आपको मिलेगा उड़ीसा के पुरी में। कहां पर? उड़ीसा के पुरी में ये मंदिर आपको देखने को मिलेगा। इसे हम लोग ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जानते हैं। और इसके बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि पूर्वी गंगा सल्तनत के एक राजा थे जिनका नाम था नरसिंह देव प्रथम। इन्होंने 1250वीं ईस्वी में इसका निर्माण करवाया था। यहाँ पर आपको भगवान सूर्य का रथ देखने को मिलेगा जिसमें आपके 6 घोड़े विद्यमान हैं। 1984 में यूनेस्को ने इसे अपने विरासत स्थलों में शामिल किया था। अगला प्रश्न है महाराष्ट्र में स्थित अजंता की गुफाओं में किस प्रकार के चित्रों को बनाया गया है? तो यहाँ पर जो आपके अजंता की गुफाएं हैं इसमें आपको बोधिसत्व पद्मपाणि की चित्र देखने को मिलेंगे, यानी कि जो हमारे भगवान बुद्ध हैं उनके जीवन से जुड़ी हुई जो कहानियां हैं उनको दीवारों पर बनाया गया है। तो इसी को हम लोग कहते हैं बोधिसत्व पद्मपाणि। तो ये आपको याद ही रखना है। और 1983 में यूनेस्को के द्वारा इसे अपने धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया था। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में ये स्थित है। अगला प्रश्न कि आगरा नगर की जो स्थापना है वह किसने की थी? तो इसकी स्थापना सिकंदर लोदी के द्वारा 1504 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न उस्ताद अहमद लाहौरी के द्वारा डिजाइन की गई स्मारक कौन सी है? तो ये आपका है ताजमहल। कौन सा है? ताजमहल को उस्ताद अहमद लाहौरी ने डिजाइन किया था। श्रीनगर में जो शालीमार बाग है उसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण करवाया था जहांगीर ने 1619 में। किसके लिए करवाया था? तो जहांगीर की एक बेगम थी जिनका नाम था मेहरुन्निसा, जिन्हें हम लोग नूर जहां के नाम से जानते हैं। तो उनके लिए इसका निर्माण जहांगीर के द्वारा करवाया गया था 1619 में। अगला प्रश्न कि फ्रेडरिक विलियम स्टीवंस के द्वारा डिजाइन किया गया स्थल कौन सा है? तो ये आपका है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, जो कि आपको मिलेगा मुंबई में। इसे हम लोग पहले विक्टोरिया टर्मिनस के नाम से जानते थे। और आपको याद रखना है कि ये जो हमारा छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस है ये आपके यूनेस्को के धरोहर स्थलों की सूची में शामिल है। हमारे भारत का एकमात्र रेलवे स्टेशन है जो कि यहाँ पर यूनेस्को के धरोहर स्थलों की सूची में शामिल है। किस केंद्र शासित प्रदेश का जो विधानसभा है उसके भवन का डिजाइन ली कार्बोजिए के द्वारा किया गया था? तो ये आपका है चंडीगढ़ वाला। कौन सा? चंडीगढ़ की जो विधानसभा है उसका डिजाइन बनाया था ली कार्बोजिए ने। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर कुछ प्रमुख स्मारक उसके जो वास्तुकार हैं उनके बारे में जान लेते हैं। यहाँ से लगभग 30 से 40 प्रश्न एनटीपीसी ने ऑलरेडी पूछ रखे हैं, तो हो सकता है आपके आने वाले शिफ्ट में भी यहाँ से प्रश्न देखने को मिल जाए। पहले बात करते हैं राम मंदिर की, जो कि इस समय बन ही रहा है। तो चंद्रकांत सोमपुरा इसके वास्तुकार हैं और अयोध्या में इसका निर्माण किया जा रहा है। राष्ट्रपति भवन की बात करें हम लोग, संसद भवन की बात करें, या फिर हम लोग बात करते हैं इंडिया गेट की, तो इन तीनों के डिजाइनकर्ता कौन थे? तो इनका नाम था एडविन लुटियंस। तीनों आपको मिल जाएंगे दिल्ली में। तो याद रखेंगे आप लोग, राष्ट्रपति भवन, संसद भवन और इंडिया गेट, इन तीनों के डिजाइनर कौन है? तो एडविन लुटियंस के द्वारा इसको डिजाइन किया गया था। गेटवे ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो 1924 में इसकी स्थापना हुई थी। जॉर्ज बिटेट इसके वास्तुकार हैं और ये आपको मिल जाएगा मुंबई में। विक्टोरिया मेमोरियल की बात करते हैं तो 1921 में यह स्थापित किया गया था। विलियम एमर्सन इसके वास्तुकार थे। ये आपको मिलेगा कोलकाता में। स्टैचू ऑफ यूनिटी मैंने आपको बता ही दिया कि 2018 में ये बन करके तैयार हो गया था। राम बी स्टार इसके वास्तुकार थे और ये आपको मिल जाएगा गुजरात के नर्मदा में।
लोटस मंदिर जो कि आपको मिलेगा दिल्ली में, तो फरीवोर साहबा इसके वास्तुकार थे। 1986 में इसको स्थापित किया गया था। ताजमहल की बात करें या फिर हम लोग दिल्ली के लाल किले की बात करते हैं, दोनों के ही आपके वास्तुकार रहे उस्ताद अहमद लाहौरी। ध्यान रखिएगा इन दोनों के बारे में। ताजमहल तो आपको उत्तर प्रदेश के आगरा में मिलेगा, जबकि जो लाल किला है दिल्ली वाला वो आपको मिलेगा दिल्ली में। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस जो है वह 1888 में आपका स्थापित हुआ था। फ्रेडरिक विलियम स्टीवंस ने इसका डिजाइन तैयार किया था और ये आपको मिल जाएगा मुंबई में। हवा महल के बारे में मैंने आपको ऊपर ही बता दिया है कि 1799 में इसका निर्माण करवाया गया था और इसके जो वास्तुकार थे उनका नाम था लालचंद उस्ताद। क्या नाम था? लालचंद उस्ताद इसके वास्तुकार थे। जयपुर में ये आपका बना था। फिर अब हम लोग कुछ शहरों के जो आपके वास्तुकार रहे थे उनके बारे में जान लेते हैं। जैसे कि अगर हम लोग कोलकाता शहर की बात करते हैं तो जाव चारनाग इसके वास्तुकार रहे हैं। पश्चिम बंगाल में ये आपको देखने को मिलेगा। रॉक गार्डन की बात करते हैं तो नेक चंद सैनी इसके वास्तुकार थे। चंडीगढ़ में ये आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं चंडीगढ़ शहर की तो इसके वास्तुकार थे ली कार्बूजिए और ये आपको पंजाब और हरियाणा की जो राजधानी है चंडीगढ़ वहां पर देखने को मिलेगा। भुवनेश्वर शहर की बात करते हैं तो कोरिस बर्गर के द्वारा ये जो भुवनेश्वर शहर है इसके मैप को डिजाइन किया गया था। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ से याद ही रखनी है। अब हम लोग थोड़ा सा अपने संविधान के बारे में जानेंगे। देखिए कई बार यहाँ से एनटीपीसी ने प्रश्न पूछा है कि हमारा संविधान एग्जैक्ट लागू कब हुआ था। तो हमारा जो संविधान है वह संविधान सभा के द्वारा सौंप दिया गया था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन पूर्ण रूप से जो हमारा संविधान है वह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अब प्रश्न ये भी पूछा गया है कि हमारे संविधान में उस समय कुल कितने अनुच्छेद, कितने भाग और कितनी अनुसूचियां थीं। तो याद रखेंगे उस समय तक 395 आर्टिकल, 22 पार्ट और 8 शेड्यूल आपको संविधान में देखने को मिलेंगे। वर्तमान की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर जो हमारे अनुच्छेद हैं इनकी संख्या हो चुकी है 448, 25 इसमें टोटल पार्ट हैं और 12 अनुसूचियां इसमें शामिल हैं। तो ये पॉइंट भी आपको याद ही रखना है। अब आइए थोड़ा सा हम अपने संविधान की जो अनुसूचियां हैं यानी कि जो आपके शेड्यूल हैं या फिर जो हमारे संविधान के भाग हैं उनके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि एनटीपीसी ने लगभग 50 से 60 प्रश्न डायरेक्टली आपके यहीं से पूछा है। तो इनके बारे में आपको अच्छे से याद रखना है। सबसे पहले बात करेंगे अनुसूचियों की। तो कुल अनुसूचियों के बारे में मैंने आपको बता दिया। इनकी संख्या है 12, मूल संविधान में इनकी संख्या थी 8। तो पहली हमारी अनुसूची क्या कहती है? तो हमारे जो राज्य व संघ राज्य क्षेत्र हैं उनके बारे में प्रावधान आपको पहली अनुसूची में मिलेगा। दूसरी अनुसूची की बात करते हैं तो जो हमारे राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति ये सारे लोग होते हैं, तो इनके वेतन और भत्तों के बारे में जो उपबंध है वह आपको सेकंड में मिलेगा। थर्ड में आपको जो हमारे प्रमुख होते हैं उनके शपथ की बात हुई है यानी कि पद और गोपनीयता की बात हुई है। फोर्थ की बात करते हैं तो राज्यसभा में जो सीटों का आवंटन है उसके बारे में बात की गई है। फिफ्थ और सिक्स्थ की बात करते हैं तो ये हमारे जनजातीय क्षेत्रों के लिए है। फिफ्थ की अगर हम लोग बात करते हैं स्पेशली तो अनुसूचित क्षेत्र और जो हमारी अनुसूचित जनजातियां होती हैं उनके जो आपके क्षेत्र हैं उनमें प्रशासन और नियंत्रण के बारे में प्रावधान यहाँ पर दिया गया है। 6 शेड्यूल की बात करते हैं तो प्रश्न ये ऑलरेडी पूछा जा चुका है कि 6 शेड्यूल में हमारे कौन कौन से राज्य शामिल हैं। तो पहले आपको असम मिल जाएगा, उसके ठीक नीचे है मेघालय, उसके ठीक नीचे है त्रिपुरा और उसके ठीक नीचे आपको मिलेगा मिजोरम। तो ये हमारे जो 4 राज्य हैं उनको 6 शेड्यूल में शामिल किया गया है। फिर बात करते हैं 7 शेड्यूल की। तो जो हमारा संघीय ढांचा है जिसमें आपको संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची ये सारी चीज़ें मिलेंगी वह आपका 7 शेड्यूल में शामिल है। 8 शेड्यूल की बात करते हैं तो इसमें आपकी 22 भाषाएं हैं, ये पॉइंट आपको याद ही रखना है। 9 शेड्यूल की बात करते हैं तो पहले संविधान संशोधन के द्वारा 1951 में इसको शामिल किया गया था। हमारे कानून की जो न्यायिक समीक्षा से बचाने का प्रावधान है, यानी कि अगर सरकार चाहती है कि किसी कानून को वह न्यायिक समीक्षा यानी कि जुडिशियल रिव्यू से बचा सके तो उसको यहाँ पर 9 शेड्यूल में शामिल कर दिया जाता है। तो ये आपको याद ही रखना है। 10th और ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आया राम गया राम की कहानी से ये संबंधित है। तो दल परिवर्तन के आधार पर जो आपकी अयोग्यता होती है उसके लिए 10th शेड्यूल को शामिल किया गया था 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा। 11th शेड्यूल की बात करते हैं तो जो आपके पंचायत के अधिकार हैं, प्राधिकार हैं या फिर जो भी इनके दायित्व हैं उनके लिए यहाँ पर 73वां संविधान संशोधन होता है 1992 में और पंचायती राज को यहाँ पर शामिल किया जाता है। उसी प्रकार से 12वें की बात करते हैं तो नगर पालिकाओं का जो अधिकार है, प्राधिकार है या फिर जो इनके दायित्व हैं उनको 74वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में यहाँ पर शामिल किया गया था। तो ये हमने जल्दी से 12 अनुसूचियों के बारे में जान लिया। अब आइए हम लोग थोड़ा यहाँ पर पार्ट के बारे में भी जान लेते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं तो जो हमारा मूल संविधान था उसमें आपके 22 भाग थे, वर्तमान में इनकी संख्या है 25। एक जो हमारा
हमारा 7वां भाग था उसको अब यहाँ से रिमूव कर दिया गया है, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। तो फर्स्ट में आपके अनुच्छेद 1 से 4 है, संघ और राज्य क्षेत्रों के बारे में बात होती है। सेकंड की बात करते हैं तो 5 से 11 तक के अनुच्छेद इसमें दिए गए हैं, नागरिकता की यहाँ पर बात हो रही है। थर्ड की बात करते हैं तो 12 से 35 तक के प्रावधान इसमें है, 12 से 35 तक के अनुच्छेद शामिल हैं। मौलिक अधिकारों के बारे में बात हुई है। फोर्थ पार्ट की बात करते हैं तो 36 से 51 तक के अनुच्छेद शामिल हैं। जो हमारे डीपीएसपी होते हैं जिसको हमने आयरलैंड से लिया था उसके बारे में बात यहाँ पर की गई है। फोर्थ ए की बात करते हैं जिसे हम लोग फंडामेंटल ड्यूटीज के नाम से जानते हैं, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको शामिल किया गया था। इसमें आपका सिर्फ एक अनुच्छेद मिलेगा, 51A। फिफ्थ की बात करते हैं तो जो हमारा संघ है यानी कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, संसद, सुप्रीम कोर्ट, इन सब के बारे में जो प्रावधान है वह आपको 5वीं भाग में देखने को मिलेगा। और 52 से लेकर के 151 तक के जो भी आपके आर्टिकल हैं वह सारे इसी 5वें भाग में शामिल हैं। फिर बात करते हैं सिक्स्थ की, तो छठे की अगर हम लोग बात करते हैं तो 152 से लेकर के 237 तक के जो अनुच्छेद हैं वह आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। हमारा जो राज्य है यानी कि जो हमारे यहाँ पर राज्य में गवर्निंग बॉडीज हैं उनके बारे में प्रावधान यहाँ पर दिया गया है, जैसे गवर्नर हो गया, मंत्रिपरिषद हो गया, विधानमंडल है, हाईकोर्ट है, इन सब के बारे में प्रावधान है। सेवंथ की बात करें तो ये मैंने आपको बता ही दिया कि इसको समाप्त कर दिया गया है 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा। 8वें की बात करते हैं तो 239 से 242 तक के अनुच्छेद दिए गए हैं और संघ राज्य क्षेत्रों की यहाँ पर बात की गई है। 9th की अगर हम लोग बात करते हैं तो 243O से 243O की बात हुई है, पंचायतें आपकी हो गई। 9th ए की बात करते हैं तो 243P से 243ZG तक की बात हुई है, नगर पालिकाएं इसमें शामिल हैं। 9th बी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये आपको जरूर याद रखना है। तो इसमें आपकी सहकारी समितियां शामिल हैं और इनको 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 के द्वारा शामिल किया गया था। 10वें की बात करते हैं तो 244 से 244A के प्रावधान इसमें आपके दिए गए हैं। अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों की बात यहाँ पर की गई है। उसी प्रकार से आपको यहाँ पर याद रखना है संघ और राज्य के जो वित्तीय संबंध होते हैं ये आपके 12वें भाग में शामिल हैं। भारत के राज्य क्षेत्र में जो व्यापार, वाणिज्य और समागम है इसके बारे में यहाँ पर दिया गया है 13वें भाग में। इसके अलावा आप ध्यान रखेंगे 14A के बारे में जिसमें आपके ट्राइब्यूनल की बात की गई है और 324 से 329 की बात करते हैं तो हमारे यहाँ पर जो निर्वाचन है या फिर निर्वाचन आयोग है उसके बारे में यहाँ पर बात की गई है। फिर हम लोग बात करते हैं 343 से 351 जो कि आपके 17वें भाग में है। इसमें हमारे यहाँ की राजभाषा की बात हुई है, राजभाषा हमारी हिंदी है, ये पॉइंट आपको याद ही रखना है। 352 से 360 के बीच में आपातकालीन यानी कि इमरजेंसी प्रोविजन आपके किए गए हैं। 20वें की बात करते हैं तो इसमें आपका सिर्फ एक अनुच्छेद शामिल है 368 और इसमें हमारे संविधान में संशोधन की बात की गई है, ये आपको यहाँ से याद रखना है। चलिए अब हम लोग केंद्र सरकार की कुछ ऐसी योजनाओं के बारे में जान लेते हैं जिनसे कम से कम 5 से 6 बार आपके एनटीपीसी ने, कई बार तो उनसे 8 से 9 बार भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो योजनाओं के बारे में एक बार थोड़ा आप लोग यहाँ पर देख लीजिए जल्दी से। एमपी लैट्स यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम की बात करते हैं तो 23 दिसंबर 1993 को इसको लॉन्च किया गया था और इसके अंतर्गत वर्तमान में जो भी हमारे सांसद होते हैं उनको 1 साल में 5 करोड़ रुपए यहाँ पर दिए जाते हैं जिससे अपने क्षेत्रों का या विशेष तौर पे अपना वह विकास कर सकें। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की बात करते हैं तो 12 अप्रैल 2005 को इसे लॉन्च किया गया था और 2013 में इसको यहाँ पर जो हमारा अर्बन हेल्थ मिशन था उसके साथ में विलय कर दिया गया था। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्ध पेंशन योजना की बात करते हैं तो 1995 में इसकी शुरुआत होती है। इसके अंतर्गत जो भी हमारे 60 वर्ष से अधिक आयु के वृद्ध व्यक्ति होते हैं उनको 600 रुपये से लेकर के 1000 रुपये की मासिक पेंशन दी जाती है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कम से कम 12 से 13 बार यहाँ से प्रश्न पूछा जा चुका है, तो याद रखिएगा 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश का जो बलिया जिला है वहाँ से इसको लॉन्च किया गया था। इसके अंतर्गत जो भी हमारी बीपीएल परिवार की महिलाएं होती हैं उनको कम दाम पर एलपीजी सिलेंडर दिया जाता है। पीएम कृषि सिंचाई योजना, तो बस आप ये याद रखेंगे कि 1 जुलाई 2015 को इसे लॉन्च किया गया था और शुरुआत में ये आपका 5 वर्षों के लिए चालू किया गया था। मनरेगा की बात करते हैं तो लगभग 10 से 12 बार यहाँ से भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं। मनरेगा का पूरा नाम होता है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। 2005 में ये आया था। 2 फरवरी 2006 को सबसे पहले आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में इसकी शुरुआत हुई और 1 अप्रैल 2008 को पूरे भारत में इसको लागू किया गया। योजना के अंतर्गत हमारे यहाँ पर जो भी ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पर न्यूनतम 100 दिन के काम की गारंटी दी जाती है। और चलिए कमेंट में आप नीचे जरा ये बता दीजिएगा कि किस राज्य ने अभी ये कहा है कि हमारे यहाँ पर मनरेगा के अंतर्गत 150 दिनों के काम की गारंटी दी जाएगी, तो उसका नाम आपको नीचे कमेंट में बताना है।
ऑपरेशन गेन की बात करते हैं तो 5 से 6 बार यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा चुका है। 2018-19 का जो केंद्रीय बजट था उसमें 500 करोड़ के बजट के साथ में इसको घोषित किया गया था। खाद्य और प्रसंस्करण मंत्रालय के अंतर्गत इसकी शुरुआत हुई थी और इसमें आपके 3 उत्पाद शामिल हैं। कौन कौन से? टमाटर, प्याज और आलू। आयुष्मान भारत योजना 6 से 7 बार यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा चुका है। इसका पूरा नाम है आयुष्मान भारत पीएम जन आरोग्य योजना। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 23 सितंबर 2018 को झारखंड की जो राजधानी है वहां से इसको लॉन्च किया गया था और इसके अंतर्गत हमारे देश के 10 करोड़ परिवारों को सेकेंडरी और टर्सरी प्रकार की जो डिसीज होती हैं, यानी कि द्वितीयक और तृतीयक प्रकार की जो बीमारियां होती हैं, उनके लिए 5 लाख के वार्षिक बजट का घोषणा की गई थी, यानी कि 5 लाख के बीमा कवर की घोषणा यहाँ पर की गई थी आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत। नमामि गंगे की बात करते हैं तो अभी पिछले शिफ्ट में इसके से प्रश्न पूछा गया था, तो 10 जुलाई 2014 को इसे लॉन्च किया गया था। फिर बात करते हैं उड़ान योजना की, तो अक्टूबर 2016 को नई दिल्ली से इसको लॉन्च किया गया था। फिर बात करते हैं सांसद आदर्श ग्राम योजना की, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो जयप्रकाश नारायण जी की जयंती के अवसर पर 11 अक्टूबर 2014 को इसे लॉन्च किया गया था। योजना का उद्देश्य यह था कि जो हमारे सांसद होते हैं वह अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में एक एक गांव को गोद लेंगे और उनको यहाँ पर डेवलप करेंगे। तो पहले नियम यह था कि एक आपको लेना है 2016 तक, 2019 तक 3 गाँव को लेकर के आपको उसे डेवलप करना है। फिर बात करते हैं पीएम भारतीय जन औषधि योजना की, तो ये आपका 1 जुलाई 2015 को शुरू हुआ था। आपके एनटीपीसी में यह भी प्रश्न पूछा जा चुका है कि किस मंत्रालय के अंतर्गत इसका कार्यान्वयन होता है। तो कई बार लोगों को लगता है कि स्वास्थ्य मंत्रालय इसको चला रहा है, लेकिन हमारे यहाँ पर जो रसायन और उर्वरक विभाग है उसके अंतर्गत जो आपका डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल है उसके द्वारा इसको संचालित किया जाता है। तो ये सारे पॉइंट आपको यहाँ से याद रखने हैं। तो चलिए वीडियो की हम लोग यहीं पर समाप्ति कर देते हैं। बाकी पीडीएफ जो आपको होगी वह मिल जाएगी टेलीग्राम पर। टेलीग्राम पे आपको यहाँ पर लगभग 300 के आसपास प्रश्न मिलेंगे इस वीडियो के, ठीक है। तो वहाँ से आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। थोड़ा सा मैं अपने रूम का सेटअप बना रहा हूँ क्योंकि 5 तारीख से मुझे क्लास लेनी है, इसीलिए बहुत ही ज़्यादा मैं थका हुआ हूँ क्योंकि दिन भर पूरा लग जाता है रूम को खोजने में। तो इसीलिए वीडियो मैं यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। बाकी आपकी जो आज के पेपर होंगे उनकी एनालिसिस की वीडियो आपको मिल ही जाएगी। तो इसी प्रकार से आप लोग पढ़ते रहिए। कोशिश ये करिए कि जब भी आप कोई भी पीडीएफ प्राप्त करें, तो जब भी आप पीडीएफ को प्राप्त करते हैं यानी कि उसको डाउनलोड करते हैं, तो उसी समय आप उसको एक बार पूरा जरूर पढ़ लीजिए, क्योंकि मुझे पता है कि पीडीएफ का भंडार पूरा है, चाहे टेलीग्राम की बात करते हैं या फिर इंटरनेट के अन्य साइट की बात करते हैं, लेकिन हम लोग केवल पीडीएफ इकट्ठा करने पे बहुत ज़्यादा जोर देते हैं, हम लोग उससे पढ़ाई बिल्कुल नहीं करते हैं। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा, मेरी आपको यह सलाह भी है कि आप कोशिश करिए कि दिन भर में एक ही पीडीएफ डाउनलोड करिए, लेकिन जब भी आप लोग कोई पीडीएफ डाउनलोड करें तो तुरंत एक बार उसी समय उसको पढ़ लें। अगर आपके पास में पढ़ने का समय है पीडीएफ, तभी पीडीएफ को डाउनलोड करें, अदरवाइज पीडीएफ को डाउनलोड ना करें। तो कोशिश ये करिए कि पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद में तुरंत पढ़ा करिए। बाकी CBT 2 के लिए जो आपकी कक्षाएं हैं वह जल्दी शुरू हो जाएंगी। तो कोशिश मेरी यही रहेगी कि आप लोग जीके और जीएस का जो सेक्शन है उसमें बेहतर परफॉर्मेंस दे पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।